हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट के सेट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो भूमध्य सागरीय पाई जाती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ये भी पाई जाती थी, अल्पाइन भी पाई जाती थी, मंगोलॉयड भी पाई जाती थी। तो ये चारों प्रकार की प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? दयानंद सरस्वती ने बताया था। राइट ऑप्शन सी है। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास जो है ब्रह्मर्षि देश बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था। अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश बताया था। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 को से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अंग देश की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से संबंधित वैशाली है, चंपा है, पावापुरी है, लेकिन लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था, नेपाल के तराई में, लुम्बिनी में। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो नगर संस्कृति का जो हड़प्पा सभ्यता में नगर संस्कृति का जो समय रहा वो रहा 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक। लोहे का ज्ञान जो है वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। पंचमार्क यानी आहत सिक्के जो है 6ठी ईसा पूर्व में चलाए गए थे। सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए थे। सो सबसे पहले नगर संस्कृति, देन लोहे का हल, देन आहत सिक्के, देन सोने के सिक्के। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह है। राइट ऑप्शन सी है। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व साढ़ है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह। और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह स्तूप होता है। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था। राइट ऑप्शन ए है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय यानी 606 से 647 ईस्वी के समय भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय वहाँ के कुलपति शिलभद्र थे। ह्वेनसांग ने 1.5 वर्ष तक नालंदा में रहकर योगाचार की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो शहबाजगढ़ी का अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। मानसेहरा का अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। सो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषाएं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी या मानसेहरा अभिलेख की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। नेक्स्ट, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय में यूनानी कला की सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार कला का उद्भव हुआ था। इस कला के संरक्षकों में प्रमुख रूप से शक एवं कुषाण थे। इस कला को यूनानी, बौद्ध एवं इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? तो वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी। जो भूमि जोती नहीं जाती थी। राइट ऑप्शन सी है। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा भूमि के प्रकार थे। भूमि के निम्न प्रकार थे। क्षेत्र, खेती हेतु उपयुक्त भूमि को कहा जाता था क्षेत्र। वास योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा जाता था। बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? महिपाल को माना जाता है। महिपाल प्रथम को। राइट ऑप्शन बी है। महिपाल प्रथम 978 से 1038 ईस्वी तक को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसी के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट,
सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी? हसन निजामी ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो संगम वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी, राइट ऑप्शन ए है। विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में किया था। संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ हुई थी। संगम वंश के संस्थापकों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो शेरशाह ने तैयार किया था, राइट ऑप्शन सी है। शेरशाह के शासनकाल की सर्वप्रथम विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व में सुधार किया जाना है। उसने भूमि की नाप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग करवाया। उसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा। शेरशाह ने भूमिकर निर्धारण हेतु राई यानी फसल की दरों को लागू करवाया। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए है। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे? तो टंका चांदी का बना होता था, ससगनी भी चांदी का बना होता था, लेकिन जीतल जो है तांबा का बना होता था। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो देवरा का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था 1531 में। हुमायूं ने देवरा के युद्ध में अफगान विरोधियों को परास्त किया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो 1873 ईस्वी का अधिनियम था वो, राइट ऑप्शन सी है। 1873 ईस्वी का अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। मराठा सरदारों के आपसी लड़ाई के कारण पेशवा बाजीराव सेकंड ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 44 था, के समय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, राइट ऑप्शन डी है। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी की यात्रा की। इस दौरान गांधी जी ने 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा की। इसी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट, किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था? तो 1924 में हुआ था, राइट ऑप्शन बी है। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो बारदोली में स्थगित किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया। इस तरह कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को जाना जाता था, राइट ऑप्शन डी है। लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा, भारत का वायसराय था। प्रशासनिक एवं कुशल कूटनीतिक गुणों के अलावा लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि था। वह अपनी रचनाएं ओवेन मेरीडिथ के नाम से लिखता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थी? तो विलियम जोन्स हैं, राइट ऑप्शन डी है।
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। 1885 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। तो ये राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, ये तीनों तो थे, लेकिन विलियम जोन्स जो है संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये सभी समर्थन नहीं किए थे। सो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, किस तिथि को वायसराय बेबेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था? तो 14 जुलाई 1945 को, राइट ऑप्शन सी है। बेबेल योजना के तहत 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न दलों के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में विवाद के कारण वायसराय ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चिराग अली शाह और मजनू शाह दोनों ने किया था, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। बंगाल में यह विद्रोह 1776 ईस्वी में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। इस विद्रोह का कारण जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूली था। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था, राइट ऑप्शन ई, मोर देन वन। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पटना में, राइट ऑप्शन ए है। 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। नेक्स्ट, मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, राइट ऑप्शन डी है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। इस आंदोलन का नेतृत्व 1935 में कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो एच.एस. ऑलकॉट का नहीं था, राइट ऑप्शन ए है। एच.एस. ऑलकॉट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। तिलक ने अप्रैल 1916 में, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। एन सुब्रमण्यम अय्यर का संबंध एनी बेसेंट के होम रूल लीग से था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? 147, राइट ऑप्शन ए है। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था, कौन था? नूरुल अनवार था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष प्रकार की घटना घटित हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया, ये भी सही है। पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन।
नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? 1893 में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। नहीं, पेरिस में कहाँ, शिकागो में, शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, तो ये गलत है। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी, ये सही है। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, ये भी सही है। तो 3 सही है, ए वाला गलत है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बेबेल योजना 1945 में। तो सबसे बाद में कौन सी योजना थी? बेबेल योजना, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो वो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिशुवध प्रतिबंध कानून लॉर्ड बेलेजली के टाइम में आया था, ये सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था, ये भी सही है। शारदा एक्ट जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में नहीं आया था, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में आया था। इस एक्ट के माध्यम से बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। सम्मति आयु अधिनियम जो है लैंस डाउन के टाइम में आया था, ये सही है। गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट, बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी है। बिहार सरकार का मिशन 5.0 वृक्षारोपण से संबंधित है। बिहार सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 17% करने के उद्देश्य से मिशन 5.0 वृक्षारोपण के तहत वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण से सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना इटली ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन ए है। इटली ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। यह पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक नई पहल है। नहीं, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। नहीं, केंद्र प्रायोजित नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह 13 जून 2021 को शुरू की गई थी। नहीं, यह 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, तो ये तो गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्राप्त करना है। सो ये सही है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई है? तो वो हैं रोबेर्टा मेट्सोला, राइट ऑप्शन ए है। रोबर्टा मेट्सोला जो हैं वो यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला हैं और सबसे कम उम्र की पहली महिला हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है, राइट ऑप्शन सी है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 25 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की। श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी उन लोगों और आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो लद्दाख के लिए, राइट ऑप्शन सी है। केंद्र ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। यह सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और नॉन कॉम्बैट से संबंधित मामलों पर एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तब फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किया गया है। फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, राइट ऑप्शन बी है।
इसका उद्देश्य शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कुशल समुदायों को फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो स्काई रूट एरोस्पेस, राइट ऑप्शन ए है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यह 2022 में लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग और सुविधाओं का उपयोग करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है, का शुभारंभ किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार आयोजित प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट, किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है, राइट ऑप्शन बी है। चीन ने 28 दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह यायोगन 33 को उत्तर पश्चिमी चीन के जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई? कजाकिस्तान, राइट ऑप्शन ए है। सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक 21 नवंबर 2021 को नूर सुल्तान में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया था? तो हरभजन सिंह को सम्मानित किया गया, राइट ऑप्शन बी है। हरभजन सिंह और जवाहरलाल श्रीनाथ दोनों को सम्मानित किया गया था, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था, राइट ऑप्शन डी है। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 44 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? तो वो है बारबाडोस, राइट ऑप्शन सी है। देश के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। नेक्स्ट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अगले आर्बिटर के रूप में किसे चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो वो है एनविजन, राइट ऑप्शन ए है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने एनविजन को अपने अगले आर्बिटर के रूप में चुना है, जो 2030 के दशक में किसी भी समय शुक्र की यात्रा करेगा। एनविजन ESA का नेतृत्व वाला मिशन है, जिसमें नासा का भी योगदान है। नेक्स्ट, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र NCSCM चेन्नई के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह भारत में वेटलैंड के संरक्षण, पुनः स्थापन एवं प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने में सहायता करेगा। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 to 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, राइट ऑप्शन ए है। इन्हीं पर कुछ ही दिन पहले ईरान में एक कार्यक्रम के दौरान अटैक भी हुआ है इन पे। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की? पाकिस्तान ने किया था, राइट ऑप्शन बी है। थीम क्या था? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर थीम रहा। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 46 है, राइट ऑप्शन सी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 132 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी रैंकिंग में सुधार किया और 46वां स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग 48 से ऊपर है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन नवाचार में अग्रणी देश हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो वो हैं RS शर्मा, राइट ऑप्शन बी है।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। अधिकार प्राप्त समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय और UIDAI के 10 सदस्य शामिल हैं। RA शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। राइट ऑप्शन डी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने गुरु पर्व के मौके पर इसकी घोषणा की। यह साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी का शहादत को चिन्हित करेगा। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वो हैं भरत सुब्रमण्यम। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन डी है। हिमाचल प्रदेश 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करने के बाद राज्य सरकार की एक समान योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना 2018 में शुरू की गई ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शेष घरों को कवर करने में मदद की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। राइट ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया हैं। राजस्व गांव एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर को किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो है स्वीडन। राइट ऑप्शन सी है। स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसे ग्रीन स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन स्टील को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और पहली डिलीवरी वोल्वो एबी को ट्रायल रन के रूप में की गई थी। यह पहल वर्ष 2016 से प्रक्रिया में थी और पूर्ण पैमाने पर उत्पादन 2026 से शुरू होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो वो है कोलकाता। राइट ऑप्शन बी है। भारतमाला 2 के तहत प्रस्तावित पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली पहुंच प्रतिबंधित सड़क होगी। यह सड़क दलकुनी से शेखपुरा, सिकंदरा, चकाई, मधेपुर, मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ होते हुए आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है बल्ब? तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। इसको समझते हैं हम। मान लीजिए ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल नहीं, इसको हम अवतल बना देते हैं। इधर से पेंटिंग कर देते हैं। अवतल हो गया। परावर्तक सतह इसका यहाँ है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये फोकस है। फोकस पे यदि हम लाइट का सोर्स रख देंगे, बल्ब को रख देते हैं फोकस पे, तो यहाँ से जो भी लाइट निकलेगी, जो भी आएगी मिरर पे इसका इंसिडेंस होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो भी रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये लाइट दूर तक जाएगी, फोकस्ड होकर के सीधे जाएगी लाइट। इसीलिए तो यूज किया जाता है टर्च में, इसका सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट्स में। इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है कि एक अवतल दर्पण के फोकस के करीब लाइट के सोर्स को यानी बल्ब को रख दिया जाता है, जो हेडलाइट का काम करता है, सीधे एकदम फोकस करके आगे की तरफ लाइट को फेंकता है ये। नेक्स्ट, विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है। राइट ऑप्शन ए है। समझते हैं इसको अदिश क्यों है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन यदि आप लोगों को पता है तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक विद्युतीय क्षेत्र। अनंत से इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यानी बहुत दूर से लेकर के आने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, कहाँ लेकर के आने में, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर आने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, उसी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। किस पर वर्क डन है, वन कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पे वर्क डन है। ये क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, वर्क डन बाई यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज यानी W/Q। वर्क डन W हो और चार्ज Q हो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। नेक्स्ट, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो एसी जनरेटर हो, डीसी जनरेटर हो, मोटर हो, ये सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक क्लोज लूप हो, एक क्लोज लूप ले लीजिए और एक मैग्नेट ले लीजिए। जब क्लोज लूप एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएँ या एक दूसरे से दूर जाएं, या एक रेस्ट में हो दूसरा नज़दीक आए या दूर जाए, या दूसरा रेस्ट में हो पहला नज़दीक जाए या दूर जाए, तो इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो एक कंडक्टिंग वायर जो क्लोज लूप में हो और एक मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो जाता है तो इस लूप में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इसी फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक मोटर हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो पहले हम समझते हैं मायोपिया को। मायोपिया में क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो दूर का ऑब्जेक्ट क्यों स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा आँख है और इस पर बाई कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये बाई कन्वेक्स लेंस है इसे मानिए, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है। तो दूर की वस्तु जो है बहुत दूर है, इसका क्लियरली रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है, मतलब आगे बन जा रहा है, दूर है इस कारण से रेटिना पर नहीं, यहाँ पे आकर के इसका इमेज बन रहा है। जैसे ये जो रेज है यहीं आकर के रिफ्लेक्शन के बाद में यहीं आकर के मिल गई, यहीं रेटिना पे जाकर के मिली ही नहीं, रेटिना पे पड़ती, रेटिना पे इनका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो रेटिना पे इमेज बनता है। इस ऑब्जेक्ट का तो रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, सामने ही बन जा रहा है, इसलिए ये दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यदि ये रे जो आ रही है थोड़ा सा ये छितरा जाए, यहाँ से जाए, ये छितरा जाए, यहाँ से जाए, और तब जाकर के ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी, तब जाकर के इसका इमेज जो है रेटिना पर बन जाएगा। तो इस रे को छितराने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस यहाँ पे आप लगा दीजिए, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस लगा दीजिए, ये ठीक कर देगा, रेटिना पर इमेज बन जाएगा। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे यानी कनकेव लेंस का यूज करेंगे। अब हाइपरमेट्रोपिया को आप समझिए। हाइपरमेट्रोपिया पे मान लीजिए कि ये हमारी आँख है और इसमें ये लेंस लगा हुआ है, बाई कन्वेक्स लेंस है, ये यहीं पे बाई कन्वेक्स लेंस यहाँ पे है। अब इसमें क्या है कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बना हुआ है, रेटिना से पीछे बना हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। नज़दीक है इसलिए रेटिना से पीछे बन जाएगा इसका इमेज। रेटिना के पीछे जो बन रहा है ये इमेज, मान लीजिए ये यहाँ से जा रहा है और ये पीछे बन गया रेटिना से, रिफ्लेक्शन के बाद में लेंस से रेटिना की ये इमेज है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है।
तो रेटिना पर बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस रे को, जो ये रे है ये और थोड़ा सा मुड़ जाए, आपस में सट जाए। तो सटाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। इस रे को क्या करेगा, ये और बेंड कर देगा, मोड़ देगा ये। तो मोड़ देगा तो ये जो रेज है यहाँ पे आकर के मिल जाएंगी, रेटिना पे आकर के ये मिल जाएंगी रे, बेंड कर देगा, मोड़ देगा और पास कर देगा रेज को। तो रेटिना पे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन जाएगा रेटिना पे बन जाएगा। तो इस तरह की बीमारी को, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए क्या, बाई कन्वेक्स लेंस, या यूँ कहिए कि कन्वेक्स लेंस, या यूँ कहिए हिंदी में उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और मायोपिया को ठीक करने के लिए किसका, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया इसका क्यों यूज करेंगे। सो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, मायोपिया के लिए अवतल एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका वजन कितना होगा, भार कितना होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, एम दिया हुआ है 2 kg, तो इसका वेट कितना होगा, भार कितना होगा। तो वेट इज इक्वल टू होता है mg, m दिया हुआ है कितना 2, g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6 कितना न्यूटन। तो 19.6 न्यूटन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो कार्य का डेफिनेशन है, हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्य क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है कितना F, और ये डिस्प्लेस कर रहा है इधर की ओर कितना, यहाँ आ गया डिस्प्लेस होकर के, d डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हुआ है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल यदि थीटा हो तो वर्क जो होगा वो होगा क्या, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी, F डॉट डी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, FD कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो तीन चीज़ें आ गई, वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, F भी आया है, डिस्प्लेसमेंट भी आया है, और दोनों के बीच का एंगल भी आया है। तो किन किन चीज़ों पे वर्क डन डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो लागू बल पे, जो फोर्स अप्लाई किया गया है उस पर तो डिपेंड करता ही है कार्य, विस्थापन पे भी डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पे, वेग कितना भी हो प्रारंभिक वेग उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या चुनना था हमें, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पे। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक वेव वो निकालते हैं। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ह्यूमन जो है, ह्यूमन का ईयर जो है, ह्यूमन का जो कान है वो 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज तक के जो साउंड है, जो ध्वनि है उसी को सुन सकता है। 20 किलो हर्ज से ज़्यादा का जो भी साउंड होगा, यानी जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होगी उस साउंड को ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी ह्यूमन सुन नहीं पाएगा। ये हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर का बात हो जाएगा। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होती है उसको ह्यूमन सुन नहीं सकता है, उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये चमगादड़ रात के अंधेरे में अल्ट्रासोनिक वेव ही निकालते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो है अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस का मतलब कनकेव लेंस एंड उत्तल दर्पण का मतलब कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस दोनों ही जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, स्मॉलर साइज का इमेज बनाते हैं। समझते हैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में। अवतल लेंस पहले हम लेते हैं, पहले उत्तल दर्पण ले लेते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को आप रखिए। तो ऑब्जेक्ट का यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जब जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। ये मान लीजिए इधर फोकस है, फोकस से होकर के आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा पीछे फोकस से आ रही है, इस फोकस। और दूसरा कि कहाँ से चलाइएगा,
दूसरा यहाँ पे पोल पे चला दीजिए, तो जितना एंगल बना करके पोल पर इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगा। इसको पीछे की ओर आप बढ़ाइए, तो पीछे की ओर जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं यहीं पे इमेज बनेगा इसका। कहाँ पे इमेज बनेगा? यहाँ पे इमेज बनेगा इसका, यहाँ इमेज बनेगा। तो कैसा बना? छोटा और इरेक्ट इमेज बना। उसी तरीक़ा से यदि हम ले लें इसको, किसको? अवतल लेंस को ले लें। अवतल लेंस यहाँ पे है, अवतल लेंस, अवतल लेंस ले लीजिए। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख दीजिए, एक ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखेंगे, एक सीधे चला दीजिए, सीधे चला दीजिए, यहाँ से रिफ्लेक्ट आप करवा दीजिए, सीधे चलाइए, यहाँ से रिफ्लेक्ट, तो ये इधर मान लीजिए इधर जा रही है। और एक दूसरा कहाँ से हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ सीधे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। और इसको जो है ये ग्रीन वाला जो रे है इसको पीछे की ओर आप खींचिए, पीछे की ओर खींचिए, तो एक दूसरे को ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। ये भी कैसा इमेज बन रहा है? पीछे की ओर बढ़ाने से इमेज बन रहा है, तो ये भी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, स्मॉलर साइज का इमेज है। तो ये दोनों ही केसेस में अवतल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो स्मॉलर बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, यानी छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सो इसमें से 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 का मतलब हो गया सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक एब्जर्बर हैं, कौन सा है? तो अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे एब्जर्बर भी होते हैं, राइट ऑप्शन बी है। कहाँ पे इसको पढ़ना है? 11th क्लास के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। ये कौन सा लॉ है? ये है किरचॉफ का लॉ। किरचॉफ का लॉ कहता है कि जो जितना ही अच्छा एब्जर्बर है उतना ही अच्छा इमीटर भी होगा, यानी गुड एब्जर्बर्स आर गुड इमीटर्स। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त यानी पीरियड किसका मान दर्शाता है? तो यदि हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में इस तरीक़ा से एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और एक वर्टिकल लाइंस होती है, कुछ इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है। तो हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड कहा जाता है और वर्टिकल वाले को ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप, और इसको पीरियड कहा जाता है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें तो ये होगा 1s2 2s1, 3 होता है, 1s2 2s2 यानी 2-1, सिंपल सा लिखें 2-1। तो ये हो गया फर्स्ट सेल और ये हो गया सेकंड सेल, यानी ये हो गया फर्स्ट क्वांटम नंबर और ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सेकंड प्रिंसिपल इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल में है। सेकंड सेल मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है? 2 है, तो इसलिए ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ओजोन परत सूर्य से औरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। औरक्त विकिरण का मतलब इंफ्रारेड, IR, तो IR को ये नहीं रोकता है। ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, IR इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं रोकता है। ये रोकता किसको है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, UV रेडिएशन को रोकता है। सो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस, तो पानी में फ्लोराइड के आ जाने से, फ्लोराइड की अधिकता से, पानी में फ्लोराइड आ जाने से ये रोग होता है, राइट ऑप्शन ए है। फ्लोरोसिस एक हड्डी रोग है जो हड्डियों में फ्लोराइड का अत्यधिक संचय के कारण होता है। यह फ्लोराइड दूषित पानी पीने से होता है। भारत में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण 10 मिलियन से अधिक लोग दिव्यांगता का सामना करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि
थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ कोई चीज़ है उसको गर्म करके आप मनचाहा रूप में ढाल सकते हैं, फिर गर्म करके मनचाहा रूप में पिघला करके ढाल सकते हैं। लेकिन बेकेलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। बेकेलाइट को एक बार जिस शेप में आपने ढाल दिया, जैसे बेकेलाइट को एक कटोरे का शेप दे दिया है आपने, कटोरे का शेप दे दिया, तो फिर पिघला करके इसको पिघला नहीं सकते हैं, पिघला करके फिर किसी अदर शेप में नहीं ढाल सकते हैं इसको। तो इसको कहते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? मतलब इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये, जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता और अन्य पदार्थों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, वो है सुक्रोज। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक मतलब दर्द के को ख़त्म करने में किसका यूज किया जाता है? तो वो है नोवल्गिन। नोवल्गिन एक गैर मादक एनाल्जेसिक है जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अन्य 3 एंटीबायोटिक्स हैं ये वाले सभी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो पृथकारी कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी है। दोनों तरल पदार्थों को अलग करने हेतु अलग अलग फनल सेपरेटिंग फनेल का उपयोग सबसे अच्छा तकनीक होता है, क्योंकि एक द्रव का दूसरे तरल से भार में अंतर के कारण अलग अलग परतें बनेंगी और फिर हम उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेनोल्फथलीन एक सिंथेटिक संकेतक है यानी इंडिकेटर है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है। तो अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम में उसका कलर कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, लेकिन क्षारीय यानी बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? यह फिजिकल चेंज को इंगित करता है और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। सो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, यानी वैसा फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल हो। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। यह सामग्री हैं। कौन से सामग्री है? अधातु है यानी नॉन मेटल। राइट ऑप्शन डी होगा। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, गैर चमकदार, गैर ध्वनिहीन, गैर निर्दनीय, नॉन मैलिएबल और रंगीन होते हैं। नेक्स्ट, 2 नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज बनता है बीजांड से और फल बनता है अंडाशय से। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनता है। राइट ऑप्शन सी है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवों के अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा की जाती है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ब्रेड के आटे में ईस्ट मिलाया जाता है तो यह शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे बुलबुला बनता है, फलतः ब्रेड में छिद्र बन जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। राइट ऑप्शन ए है। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम के जुड़े होने पर रफ तथा अन्यथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का उत्पादन और परिवहन करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का उत्पादन और परिवहन करता है, जो प्लाज्मा झिल्ली को ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। किसके द्वारा नहीं फैलता है? मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से यह फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होता है। राइट ऑप्शन ए है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। इससे प्रभावित अंग स्प्लीन होता है यानी प्लीहा होता है। नेक्स्ट, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। नहीं, निद्रा में आंखें आधी खुली रहती है, ये भी नहीं। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है, ये सही है।
थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांसें रुक जाती है और इससे इंसान का डेथ भी हो सकता है। कुछ ही महीना पहले बप्पी लहरी जो सिंगर थे उनका निधन इसी बीमारी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, के का निर्माण होता है, B12 का निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो वो है TSH। राइट ऑप्शन ए है TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्त्रवण पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो सिक्किम जो है, सिक्किम ये 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, नेपाल, चीन और भूटान। फिर पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, उसकी सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। तो इसकी भी सीमा 3 देशों से, सिक्किम की भी सीमा 3 देशों से, और असम की सीमा 2 देशों से, बांग्लादेश एवं भूटान 2 देश। और मिजोरम की सीमा जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश 2 देशों से लगता है, तो 2। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती? कम से कम 2 देशों की, तो ये 3 देशों से करती है, ये 3 देशों से करती है। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो इसमें धौलाधर लघु हिमालय में है, पीर पंजाल भी लघु हिमालय में है, महाभारत भी लघु हिमालय में है। पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय या मध्य हिमालय में अवस्थित है। लेकिन जास्कर श्रेणी जो है वो बृहद हिमालय का भाग है, जास्कर। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3 एंड 4 का 4। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है। भीमताल उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित लैगून झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जिप्सम का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है, ये सुमेलित है। ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। निकेल का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में पाया जाता है, ये भी सही है। फ्लोरेस्पार का जो है वो गुजरात में सर्वाधिक भंडार है, ये भी सही है। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाला जो है कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कथन 1, यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। कथन 2, इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र नहीं है, नहीं, यह अभिसरण क्षेत्र है, सो ये गलत है। सही कौन सा है? कथन 1 एवं कथन 2 सही है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कथन 1 एवं कथन 2 सही है। अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र होता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है, इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, यह बिल्कुल सही बात है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नहीं, बांगर नहीं, खादर कहा जाता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यानी प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, तो केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? स्टेटमेंट 1 है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, सो ये गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं, यस ये पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं, ये सही है। तो इसमें से 2 और 4 सही है, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, न कि पूर्वी ढाल पर। ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो वो है नागालैंड, राइट ऑप्शन सी है। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। नागालैंड में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 तक -0.58% रही है। वस्तुतः जनगणना 2001 में नागालैंड की जनसंख्या 19.90 लाख थी, जो जनगणना 2011 में 19.79 लाख हो गई, घट गई जनसंख्या। नेक्स्ट, जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। यह गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। यह 4954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह खर, गंधेरा और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है? नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, यह गलत है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, नहीं, ये गलत है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये सही है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, नहीं भूमध्य रेखा के नहीं, मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये सही है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को तो होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ उसी स्थिति में नहीं होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। सूची 1 में ज्वालामुखी का नाम दिया गया है, सूची 2 में उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। मेरापी वोल्केनो कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। कोलिमा वोल्केनो कहाँ पे है? मैक्सिको में है। सबनकाया वोल्केनो कहाँ पे है? पेरू में है। तो इसमें से 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 एंड 4 का 1। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर कहाँ पे है? कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर में है, ये सही है। स्वेज नहर कहाँ पे है? लाल सागर एवं अरब सागर, नहीं, स्वेज नहर जो है वो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी में है, अरब सागर में नहीं, तो ये गलत है। कील नहर कहाँ पे है? बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच में है, ये सही है। ईरी नहर कहाँ पे है? ईरी झील एवं मिशिगन झील के बीच में है, सो ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत बी वाला है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये सही है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। आमूर नदी यह चीन एवं मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, नहीं, आमूर नदी सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है, सो ये गलत है। मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह बिल्कुल सही है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर के बहती है। इस नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहा जाता है, अतः यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, अंततः यह दक्षिण सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर घास का मैदान का नाम दिया गया है, इधर उससे संबंधित देश। तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, ये सही है। कैंटरबरी ये फिनलैंड में है, ये नहीं,
ये गलत है। कैंटरबरी घास का मैदान जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न्यूजीलैंड, सो ये गलत है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। पूछताछ घास का मैदान कहाँ पे है? हंगरी में है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ और घास का मैदान के बारे में जानते हैं। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड ब्राज़ील में पाया जाता है। एस्टेबिच पश्चिमी रूस, मध्य एशिया यानी यूरेशिया में पाया जाता है। कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सेराडो ब्राज़ील में पाया जाता है। साहेल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पटाना श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पे वकालत कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 7 के अनुसार यानी आर्टिकल 124 क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 यानी आर्टिकल 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। भारत का आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो जोखिम पूंजी यानी वेंचर कैपिटल से तात्पर्य नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से है। दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा, राइट ऑप्शन बी होगा। राजकोषीय मतलब फिस्कल डेफिसिट एंड चालू खाता घाटा मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट को कंबाइंडली जुड़वा घाटा कहा जाता है, दोनों को एक साथ। नेक्स्ट, एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है, इनडायरेक्ट टैक्स से है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? तो वो विनिवेश है, राइट ऑप्शन ए है। राजस्व प्राप्तियां सभी स्रोतों से प्राप्ति वर्तमान आय होती है, जैसे कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान आदि। राजस्व प्राप्तियां सरकार पर न तो कोई देनदारी उत्पन्न करती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो देनदारी उत्पन्न होती है अथवा सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। उदाहरणार्थ ऋण, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश आदि। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी कहा जाता है? राइट ऑप्शन टी हो जाएगा। एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट को पेपर करेंसी भी कहा जाता है, इसको आर्टिफिशियल करेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तथा असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है, राइट ऑप्शन ए है। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। इसके आंकड़े वर्तमान में माह में एक बार जारी होते हैं। WPI की गणना का वर्तमान आधार जो है वो है 2011-12। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है 80.76%।
राइट ऑप्शन बी है 80.76%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः राजस्व व्यय जो है वो है 1,91,956.67 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत व्यय जो है वो है 45,734.52 करोड़ रुपये, जो कुल व्यय यानी 2,37,691.19 करोड़ का 80.76% क्रमशः एवं 19.24% है। यानी कहने का मतलब ये रहा कि राजस्व व्यय जो है कुल व्यय का 80.76% है और पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का 19.24% है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? 4.82% रहा। राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.82% रहा, जो कि 5% की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कटिहार में हुआ। राइट ऑप्शन बी है। बिहार देश का एक प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है, जहां रबी और गर्मा मक्का की उत्पादकता काफ़ी अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में मक्का की फसल के मुख्य उत्पादक जिले कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो 243 में दी गई है। राइट ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZQ तक शहरी स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय हेतु 18 विषयों की चर्चा की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243W में किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो गोलकनाथवाद में दिया था। राइट ऑप्शन बी है। 1967 के गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब कभी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति बनेगी, यानी फंडामेंटल राइट एंड DPSP में जब भी टकराव की स्थिति बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 355 में किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 201 अनुच्छेद 201 के तहत ऐसा कर सकता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी थे। राइट ऑप्शन सी है। भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे वर्ष 1982 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो 1980 में प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन बी है। वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? यस। मौलिक कर्तव्य है? नहीं। विधिक अधिकार है? नहीं। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन ए है। 31वें संविधान संशोधन यानी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा ये भी जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता ये भी जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया, ये पहले ही से आर्टिकल 44 में दिया हुआ था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं जोड़ा गया। 4 आर्टिकल्स जो जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा डीपीएसपी में वे हैं समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39A में जोड़ा गया था। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा 39 में जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी की सहभागिता 43A में जोड़ा गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा 48A में जोड़ा गया था। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ लक्ष्मीकांत से। जो जोड़ा गया था आर्टिकल्स में अमेंडमेंट के थ्रू वो है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A, and to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife, आर्टिकल 48A। नेक्स्ट, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐसा किया गया। राइट ऑप्शन सी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों वन, मापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल 170, राइट ऑप्शन ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, निर्वाचन, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का प्रावधान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट के सेट 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन।